अब शुरू करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर 18, सर्कल एंड पैराबोला। दो शेप हमें इसमें पढ़नी है। कोर वाले दो शेप और पढ़ते हैं, एलिप्स एंड हाइपरबोला। हमारे सिलेबस में केवल दो ही शेप हैं, सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट की दूरी इस फिक्स पॉइंट से ऑलवेज इक्वल रहती है। लोकस यानी पाथ। ये पॉइंट कहीं भी जाए इस पाथ पर, ये दूरी चेंज नहीं हो सकती, जिस वजह से सर्कल की गोल शेप बनती है। सर्कल ऐसा क्यों नहीं बना टेढ़ा मेढ़ा? क्योंकि यहां तो ये पॉइंट नियर हो गया, ये पॉइंट दूर हो गया। बिल्कुल गोल शेप क्यों आती है सर्कल की? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस फिक्स पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाए करता है। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस आर को कहते हैं रेडियस। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यदि मैं एच कॉमा के ले लूं और कैपिटल पी के यदि मैं जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ले लूं, तो जरा डिस्टेंस फॉर्मूला बोलोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो और बस इसे कर दो बॉक्स में बंद। आधे क्वेश्चन तो इससे होंगे। आप यहाँ पे एच और के भर देना, यहाँ आर। एग्जामिनर कहेगा कोई सर्कल है, उसका सेंटर है 2,3। सेंटर इज अ पॉइंट की लेंथ तो नहीं होती है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोई सर्कल है जिसका सेंटर है 2,3 और रेडियस है 5। इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखिए। हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सारे स्क्वायर्स खोल देना, जो इक्वेशन आएगी एक्स और वाई में वो सर्कल की इक्वेशन होगी। चैप्टर 17 में हमने हर क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन से डील किया। अब हम इस एक्सरसाइज में सर्कल की इक्वेशन से डील करेंगे। नोट करो, अभी और भी बहुत कुछ आएगा। ये बेसिक, ये बेसिक, इसका नाम भी है, इसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। एनसीईआरटी, कोर एनसीईआरटी ने तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ाई है, बट हेल्प बुक्स हमें एक फॉर्म और पढ़ाती हैं। दिस इज सेट टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा एक मिनट, इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कहा है जिसमें सेंटर जीरो है, इसको इन्होंने सेंट्रल फॉर्म कहा है। एक मिनट बेटा, इसको इन्होंने सेंट्रल फॉर्म कहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक मिनट रुक जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन्होंने सेंटर को ओरिजिन ले लिया, सेंटर को 0,0 ले लिया। बताओ क्या डिफरेंस कर दूं? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कायदे में तो इसको तो लर्न रटने की नीड ही नहीं है। अरे एच और के को यहाँ 0,0 भर देंगे, तो यदि ये याद हो गई तो ये तो अपने आप ही डिराइव हो जाएगी। तो इन्होंने इसको तो सेंट्रल फॉर्म बोला है। और जब सेंटर ओरिजिन हो जाए, जब सेंटर ओरिजिन हो जाए, ये सारी दूरी आर, तो इसको इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है। चलो हम भी इनके वाला नाम याद कर लेते हैं। और इसको इन्होंने सेंट्रल फॉर्म बोला है। सेंट्रल फॉर्म से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। डायामीटर फॉर्म,
सुनो एक मिनट, मान लीजिए अब कोर की एनसीईआरटी ने डायामीटर फॉर्म पढ़ाई नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके उन्होंने सेंटर पता कर लिया, एच के आ गया। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 + x2/2 करके सेंटर पता कर लिया, एच और के आ गया। और क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी पता करके उसका आधा कर दिया, कौन आ गया, रेडियस। और उन्होंने हर क्वेश्चन में यही फॉर्म यूज की है। कौन सी बुक की बात कर रही हूं मैं, कोर की एनसीईआरटी की बात कर रही हूं। उन्होंने डायमीटर फॉर्म पढ़ाई नहीं कि बच्चे, मतलब इसको अलग से रटना ही नहीं पड़ता, फिर हमें क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के एच कॉमा के सेंटर पता कर लेते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी पता करके उसका आधा करके रेडियस, ए बी इज द डायामीटर ना, रेडियस पता कर लेते हैं, एच के और आर यहां भर देते हैं। बट क्योंकि एमएल हमारे तो सिलेबस में सब स्कूल एमएल अग्रवाल ही कर रहे हैं, तो यदि आपको किसी क्वेश्चन में कहा कि डायामीटर के एंड पॉइंट्स 1,2 -3,4 है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत मत करना, जो मैं इक्वेशन लिखवा रही हूं वो यूज कर लेना। x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2। x1 y1 की जगह पहला एंड भर देना, x2 y2 की जगह दूसरा एंड भर देना, ब्रैकेट खोल के वही आंसर आएगा जो इस फॉर्म को यूज करने से आता। बल्कि जब डायामीटर वाला क्वेश्चन आएगा, हम उसे दो मेथड से करके देखेंगे कि डायामीटर फॉर्म से भी वही आंसर आ रहा है ना, और सेंट्रल फॉर्म से भी वही आंसर आ रहा है। जो भी एग्जाम्पल में डायामीटर के एंड पॉइंट गिवन होंगे, उसे हम मेथड 1 और मेथड 2 दोनों मेथड से करेंगे। लेकिन एमसीक्यू वगैरह के लिए, और जब जिसका मन करे वो यूज कर सकते हैं आप ये फॉर्म। 0। और ये जो इसका डेरिवेशन है ना, वो इससे है, ये इससे है डेरिवेशन 90। एपी का स्लोप निकाल लो और पीबी का स्लोप निकाल लो, और उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 भर देना। अरे दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट, और ये डिराइव हो जाएगा। डेरिवेशन वो पूछेंगे नहीं, बट ऐसे आया है ये फॉर्म। लर्न भी करो, x - x1 × x - x2 + y - y1 × y - y2 = 0। ये भी लर्न करो, सब फॉर्म्स को लर्न करना है अच्छे से। ये भी पता होना चाहिए, इन दिस फॉर्म h, k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, r इज द रेडियस। इन दिस फॉर्म x1 y1 is the one end point of the diameter and x2 y2 is the another end point of the diameter। अब आ जाओ जनरल फॉर्म पे। देखो, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो किस किस की टर्म आएगी, एक टर्म x² आएगी, एक टर्म y² आएगी, एक टर्म x की आएगी 2ab में, एक टर्म y की आएगी 2ab में। h² तो एक कांस्टेंट होगा, k² और r² ये सारे कांस्टेंट मैश होके, यानी सर्कल की इक्वेशन में एक x² की टर्म होगी, एक y² की, एक x की टर्म होगी, एक y की, और कांस्टेंट। अब आप कहोगे मैम इसमें से कहां गई x और y की टर्म, सेंटर 0 था ना। वरना जो जनरल फॉर्म होती है वो किस तरह की होती है, x² की टर्म, y² की टर्म, 2gx 2fy, ये जनरल फॉर्म में बेटा आपको याद करना है। एक x की टर्म, x के कॉफिशिएंट को 2g ही मानते हैं, इन्होंने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है। अब जिन लोगों को भी बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, कब समझ में आनी शुरू होंगी, एग्जाम्पल्स करते ही समझ में आने लगेगी बात। कब कौन सी फॉर्म यूज करनी है, कॉन्स्टेंट्स, जी और एफ कॉन्स्टेंट्स हैं, और यदि, हाँ एच और के नहीं यूज करना है। सेंटर अब एच और के नहीं होगा, सेंटर होगा अब -g - f।
मैं आपको एक दो क्वेश्चन इससे और इससे दोनों से करके दिखाऊंगी, तो आपको इतनी क्लियरिटी आ जाएगी यार, क्वेश्चन तो दोनों फॉर्म से हो रहे हैं। और सुनो, एनसीईआरटी कोर ने ये वाली फॉर्म भी नहीं पढ़ाई, ये भी केवल हेल्प बुक्स पढ़ाते हैं ये वाली फॉर्म। एनसीईआरटी कोर में ये मिस है, मतलब उन्होंने केवल एक इकलौती ये फॉर्म बना पढ़ाई है, और सर्कल की पूरी एक्सरसाइज सारे एग्जाम्पल केवल इसी से करके दिखाए। तो एमएल अग्रवाल ने जो क्वेश्चन इससे करके दिखाया होगा वो मैं आपको इस फॉर्म से भी करके दिखाऊंगी, तो बड़ी क्लियरिटी आएगी कि यार कुछ भी यूज कर लो, हर तरह से आंसर आएगा। करके दिखाएंगे। सेंटर और रेडियस होता है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी कैसे पता करोगे? मान लो इक्वेशन दी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x, तो मैं 2g को 5 ले लूंगी, जी हो जाएगा 5/2, तो यहाँ जी को 5/2, यहाँ जी को 5/2 कर देंगे। एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो 2g होगा, 2 से डिवाइड करके जी आ जाएगा। वाई का जो कॉफिशिएंट है वो 2f होगा, 2 से डिवाइड करके f आ जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म होगी अकेले वो c होगी। तो जीएफसी तीनों बड़े आराम से इक्वेशन में से उठा लेंगे। अभी एग्जाम्पल्स के जरिए समझाती हूँ, यू जस्ट कॉपी इट डाउन। एग्जाम्पल्स करने शुरू करते ही बातें समझ में आने लगेगी। और हाँ, इन दोनों का कॉफिशिएंट यूनिटी होना जरूरी है। सुनिए, इन दोनों का यूनिटी किसको कहते हैं मैथ में? यूनिटी। दोनों का कॉफिशिएंट 1 होना जरूरी है। एक का 3 है, एक का 2 है, वो सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि 2gx आप तभी यूज करेंगे जब इनका कॉफिशिएंट, मान लो एग्जामिनर ने यहाँ भी 3 दे दिया, यहाँ भी 3 दे दिया, मेरा पहला काम होगा मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगी, उसके बाद जो x का कॉफिशिएंट होगा दैट विल बी 2g। तो इसको नोट बना लें क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी 1। नोट ही बना लो। पता चला यहाँ 3x² 3y² है और आपने x के कोफिशिएंट को कह दिया भाई तू 2g है, हमारा तो जी एफ सी तीनों गलत हो गए। अगर सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मान लो g नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव यहाँ 3 आ जाएगा। बेटा यदि यहाँ पे बाबू, यदि यहाँ पे है +3x तो 2g 3 हो जाएगा, यदि यहाँ पे -3x है तो 2g, g तो एक नंबर है। सेंटर में कह रहा हूँ, सेंटर पे कहता है नेगेटिव कर रखा है। हाँ, ये तो फॉर्मूला, जब मैं इसमें होल स्क्वायर बनाऊंगी तो -g सेंटर बैठेगा। क्या ये तो g तो एक नंबर है, नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया कहाँ पजल हो रहा। ये तो फॉर्मूले में है -f -g। जी पॉजिटिव है तो जी को यहाँ पॉजिटिव भर देंगे, जी नेगेटिव है तो जी को यहाँ नेगेटिव भर देंगे और नेगेटिव फॉर्मूले का दे देंगे। हाँ फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हाँ, ये फॉर्मूला है। ना ना ना, वो तो सेंटर एच के है, यहाँ पे सेंटर -g-f है। मैं क्वेश्चन को दोनों फॉर्म से करूंगी बिल्कुल क्लियरिटी लाने के लिए। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड भी मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बचपन में पढ़ा था, बताओ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। लिख लो, ये क्वेश्चंस में यूज होगा। और हम पता चला क्वेश्चन ही छोड़ आए कि मैम कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो पता ही नहीं था। इक्वल सर्कल्स, इसमें सेंटर सेम होना जरूरी नहीं है, रेडियस सेम होना जरूरी है। इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस भी यदि आर है, सेंटर अलग अलग है, तो इनको इक्वल सर्कल कह सकते हैं। जिनके रेडियस सेम होते हैं उन्हें इक्वल सर्कल कहते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। बस, सर्कल में और कुछ लर्न नहीं करना है, बस ये जो बोर्ड पे लिखा है केवल इतना यदि हमें आता है तो हम ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है फॉर्मुलों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, बस दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द सर्कल। अब शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स करना।
और इन सब कॉन्सेप्ट को कौन सा कॉन्सेप्ट कब कहाँ कैसे यूज होता है। ऑनलाइन वाले बताएं, बोर्ड रब कर सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। तो आज हम केवल ओनली सर्कल पढ़ेंगे। 2 दिन आराम से लगेंगे सारे एग्जाम्पल्स करने में, इजीली, ज्यादा भी लग सकते हैं। और आपके पास तो घर पे बहुत काम है, स्ट्रेट लाइन की खूब अच्छे से तैयारी करो, सब दोबारे रिपीट कर डालो। सेंटर -2, 3, रेडियस 4। पहले जनरल इक्वेशन लिखो बेटा, प्लीज प्लीज। इन्होंने लिखी है नहीं लिखी है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखो। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस -2, y -3, a² + b² + 2ab। नाउ मेक इट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में पहले x², फिर y², फिर x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, और लास्ट में सारे कांस्टेंट। 9 और 4 13, 13 - 16, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसमें हमने यूज की सेंट्रल फॉर्म। क्यों यूज की सेंट्रल फॉर्म? ये वाली फॉर्म क्यों नहीं यूज की? क्योंकि इसमें हमें HK और R, सेंटर और रेडियस पता थे। क्यों गलती हुई प्लस माइनस की बेटा? क्या गड़बड़ कर दी रजत? एग्जाम्पल नंबर 2। सेंटर पता है, रेडियस पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं रेडियस। सेंटर पता है और सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं 4,5 है, तो भाई यही तो रेडियस होता है। यही तो रेडियस होता है। सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं 4,5 है, तो सेंटर और सर्कल के ऊपर पॉइंट की दूरी ही तो रेडियस होती है। 4 - 2, 5 - 2, अंडर द रूट 4 + 9। और अब इसको दोबारे लिखो, प्लीज दोबारे लिखो। H की जगह 2, K की जगह 2। रेडियस हम छोटी क्लासेस से डिस्टेंस फॉर्मूले से पता कर चुके हैं। ओपन द होल स्क्वायर लाइक दिस एंड मैच द आंसर। रेडियस नहीं दिया इतना तो हमें छोटे बच्चों की छोटे बचपन से ही नॉलेज है कि सेंटर और सर्कल सरकमफ्रेंस तक की दूरी ही तो रेडियस होती है। तो रेडियस इन्होंने नहीं दिया, हमने पता कर लिया। और क्योंकि तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन अभी अभी फिनिश किया है, बिल्कुल फ्रेश है वो चैप्टर, तो तुम्हें सर्कल में बहुत इंटरेस्ट बनेगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सर्कल्स आपको। हाँ, 5 इन्होंने इधर भेज दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप 5 को उधर भी रख सकते हैं, क्योंकि है ना सारी चीजें LHS में छोड़ सकते हैं, छोड़नी भी चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग, ओके, सेंटर पता है, 1, -2 सेंटर पता है, एंड सर्कल पासिस
थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, बिल्कुल रफ डायग्राम है बेटा, इन दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से सर्कल पास हो रहा है। कौन सी दो लाइनों के? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। पहले मुझे ओरल बताओ कि मैम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हमें आता है, बताओ। पहले दोनों लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और फिर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 बन गया। या सीधा सीधा पॉइंट ऑन द सर्कल दे दिया था, यहां ट्विस्ट कर दिया। क्या कह दिया कि सर्कल इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, पास हो रहा है। तो ये तो एग्जाम्पल 2 ही है, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करा दिया, पॉइंट नहीं दिया, हमें कह दिया कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और P के कोऑर्डिनेट्स आते ही रेडियस आ जाएगा, क्योंकि ये PCR हो जाएगा, ये PCR हो जाएगा। असबा, आपकी भी स्ट्रेट लाइन की कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, ये सब कुछ क्लियर है? यस मैम, ये क्लियर है। हाँ, क्योंकि लास्ट की क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन में दो लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस में। को आपको भी बेटा समझ आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। कोई मुझे एक्स और वाई बताओ। x4 y2, एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, जिसको जो इजी लगे वो यूज कर लो, आइदर एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रेडियस बताना मुझे। पाई आया रेडियस, ओके। रूट 25 आया मतलब, ओके। अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखो। मैं अभी ऑफलाइन वालों के सबकी नोटबुक देख रही हूँ आके, कि सबने तीनों एग्जाम्पल में 3 बार लिखी क्या ये फॉर्मूले वाली इक्वेशन, वरना मेरे सामने लिखना, नहीं मान रहे हो। x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ओपन द होल स्क्वायर्स एंड मेक इट स्टैंडर्ड। बार बार लिख रहे हैं जानवी इक्वेशन। यदि हमने 10 एग्जाम्पल करे तो मुझे 10 बार ही इक्वेशन लिखवानी है, जिससे दिलो दिमाग में छप जाए। पढ़ाई की चीजें जरा कम छपती हैं दिलो दिमाग में। ऐसा लग रहा है बहुत बच्चे सोच पाए 4 में क्या करना चाहिए। टू डायामीटर्स, ओके, दो डायामीटर्स इन दो लाइनों के ऊपर lie along the lines, दो डायामीटर इन दो लाइनों के ऊपर है, ए बी इस लाइन के ऊपर है, और दूसरा डायामीटर सी डी इस लाइन के ऊपर है, और एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर 38.5 स्क्वायर यूनिट्स है। जरा क्या चल रहा है दिमाग में, मुझे बताओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि मैम दो दो डायामीटर केवल और केवल सेंटर पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। दो कोड, दो कोड तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दो कोड, बट डायामीटर, डायामीटर केवल और केवल
सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करते हैं। कोड तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बट दो डायामीटर केवल और केवल सेंटर पे ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा वो कायदे में एच के होगा। सॉल्विंग दिस एंड दिस एक्स वाई, और एक्स वाई आते ही सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है। मैं इसका अंडर रूट, जानवी कुछ पूछना है मुझे। इसका अंडर रूट लेकर मैं आर निकालने में बिल्कुल नहीं चाह रही हूं मैं कि आर निकालूं। क्यों? इक्वेशन में जब आर स्क्वायर का नीड है तो मैं इसका अंडर रूट लेके टाइम वेस्ट करूंगी? क्या जरूरत है अंडर रूट लेने की? आर स्क्वायर भर दो। समझ गए? यदि क्वेश्चन होता फाइंड द रेडियस तो मजबूरी थी। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो अंडर रूट लेके रेडियस निकालने की बिल्कुल भी नीड। एक्स और वाई बता दें कृपा करके। x11 y2, सेंटर पता चल गया है। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो फॉर्मूला पहले लिखना है। x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। कट रहा है किसी चीज से? 11 टू जा 35/2 35 7 से कट जाएगा 10। 35 तो ऊपर है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? मैं आंसर बता रही 49। 49 कैसे आ सकता है भाई? अच्छा 5 से कैंसिल हो रहा है। ओके, 49/4, आर स्क्वायर 49/4। ठीक है, ओपन द होल स्क्वायर्स, मेक इट स्टैंडर्ड, मैच द आंसर। होल स्क्वायर्स ओपन कीजिए। हमने आर स्क्वायर ही भर दिया, आर निकालने की नीड नहीं है। हाँ बेटा, अब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना चाहिए ना आंसर। नहीं, डेसिमल में नहीं। अब देखो, मेरे फाइनल आंसर में 4x² और 4y² आएगा, तो ये सर्कल है। क्यों? दोनों कोएफिशिएंट एटलीस्ट सेम तो है। यदि एक कोएफिशिएंट 3 हो जाए और एक कोएफिशिएंट 4 हो जाए, फिर तो वो सर्कल हो ही नहीं सकता। लिख ले, पॉइंट पे लिख ले, करेक्ट। लेकिन आगे से अतुल्य फ्रैक्शन को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बिना डेसिमल के ले लो सारी चीजें, क्योंकि आंसर शीट में भी सारे कांस्टेंट बिना डेसिमल के। गलत नहीं है वो, बट हम अकॉर्डिंगली काम कर लें जिस हिसाब से आंसर शीट में है। व्हाट्स द बिग डील? गलत नहीं है वो भी। अब फिर दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 मिनट्स मिलेंगे। पहले से स्टैंडर्ड बनाओ। इन्होंने 4 को ब्रैकेट के बाहर लिख लिखा है, आप 4x² प्लस 4y² लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4x² प्लस 4y² लिखिए। आंसर मैच करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। हर एग्जाम्पल मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले सोचो, समझो, दिमाग लगाओ। फाइन एग्जाम्पल नंबर 5 कितने लोगों का हो गया? Done, ma'am. डन। कुछ लोगों को समझ आ गया, कुछ ने कर भी लिया। गुड। Done, ma'am. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, गुड बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 एंड सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2,3। रफ डायग्राम, इसको बिल्कुल फेयर डायग्राम नहीं मान सकते, क्योंकि इन्होंने कहा है सेंटर x एक्सिस पर है और 2,3 से पास हो रहा है सर्कल, और रेडियस रेडियस 5 यूनिट है। रेडियस 5 यूनिट है। तो रफ डायग्राम से चीजें ना बहुत ही इजी हो जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब मैंने सेंटर को एच के क्यों नहीं लिया? मैं सेंटर को h,0 क्यों ले रही हूं भाई? एच के होता है सेंटर तो। वेरी गुड, कि मैम जब सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो के तो 0 हो गया ना।
तो इसलिए रेडियस हो जाएगा h-2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस। अच्छा एक मिनट, यदि सेंटर ओरिजिन पे ना होता तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। दो दो अननोन हो जाते, एच और के कैसे आते? तो इन्होंने जानबूझ के सेंटर को एक्स एक्सिस पे दिया है जिससे एक अननोन रहे, एक अननोन रहे। और रेडियस दे दिया 5, रेडियस दे दिया 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा हाँ, ये एक चीज और सीखो बेटा, ये भी सीखो एक और चीज नहीं। यहां मैक्सिमम बच्चा पहले होल स्क्वायर खोलता है, 16 को इधर भेज के क्वाड्रेटिक बनाता है, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फिर दो रूट्स निकालते हैं। मैंने क्या किया, स्क्वायर को उधर भेज दिया और एक बार 2+4 ले लिया और एक बार 2-4 ले लिया और दो रूट बिना क्वाड्रेटिक और बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आ गए। वो भी करेक्ट है, उनका गलत नहीं है, मेहनत ज्यादा हो गई। पहले होल स्क्वायर खोलते हैं, 16 को इधर बुलाते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना के स्प्लिटिंग करा होगा आप लोगों में से भी किसी ने सबने ऐसे ही किया। हाँ, बच्चे का दिमाग ऐसे ही जाता है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बना के स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करो। देखो आपका और मेरा एच का आंसर सेम आ रहा है। तो अब हमारे पास एच आ चुका है, यानी मेरे पास सेंटर आ चुका है 6,0 या -2,0। इसमें भी रेडियस 5, इसमें भी रेडियस 5, तो कितने आंसर आएंगे? तो दो आंसर आएंगे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। तो देखो अल्टीमेटली 5 एग्जाम्पल हो गए, क्या निष्कर्ष निकला कि सेंट्रल फॉर्म यूज करने के लिए एच, के और आर, ये तीन चीजों का पता होना जरूरी। फॉर्म बाय बाय ये फॉर्म होती है, हम्म? सेंटर फॉर्म करने से बाय की होती है, बाय का फॉर्म उसमें 10 बिंदु पे बाय है। नहीं कोई नीड नहीं है, छोड़ दो। 0 y लिख दिया तो भी ओके, y का ऑप्शन 0 है तो हम y की टर्म नहीं लिख रहे, नो नीड। अब जैसे वो वाली थी जिसका सेंटर ओरिजिन था x² + y² = r², x और y की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं। ओपन द होल स्क्वायर, मेक इट स्टैंडर्ड, ओपन द होल स्क्वायर, मेक इट स्टैंडर्ड। तो आपके करने की स्पीड से लग रहा है कि पांचों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए हैं एंड यू आर ग्रेस्पिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल। एच, के और आर के पीछे पड़े हुए हैं हम, बस हमें एच, के, आर पता हो। और पांचों में इक्वेशन ऑफ द सर्कल पूछी है। अभी आगे आगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन होगा, आपसे रेडियस सेंटर वगैरह पूछेंगे। अभी तक पांचों में क्या रिक्वायरमेंट है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एच, के, आर पता करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। 6 के तीनों पार्ट में भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, बट तीनों पार्ट बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल 6 इज अ गुड वन। तो डायमीटर होगी ना, डायमीटर फॉर्म मतलब डायमीटर क्यों? 6 के फर्स्ट पार्ट में तो सेंटर दे रखा है और सर्कल जिस लाइन को टच कर रही है वो दे रखा है, तो डायमीटर फॉर्म कहां से ही आ गई? फॉर्म नहीं मतलब कि सर्कल टच कर रहा है लाइन। हाँ, क्या कहा जानवी आपने? टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है तो लगाओ दिमाग, सॉल्यूशन पे नजर जाएगी तो नो यूज, क्या ही फायदा दिमाग लगाने का। सेंटर, रफ डायग्राम, एब्सोल्युटली रफ डायग्राम, सर्कल टचेस दिस लाइन। और मैं जब तक, कब तक नहीं इक्वेशन लिख सकती? जब तक मुझे एच, के और आर ना पता हो। एच के तो पता है, आर मिसिंग है। वेरी गुड। ये 90 डिग्री है, कैसे है ये 90 डिग्री?
थ्योरम 10.1 ऑफ क्लास 10th। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो क्योंकि ये 90 डिग्री है और पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमें आती है। एक्सरसाइज 17.7, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। पॉइंट को एक्स और वाई की जगह भर दो। पॉइंट को एक्स और वाई की जगह भर दो अपॉन अंडर द रूट ए और बी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। और तुम्हें ये फॉर्मूला इतना अच्छे से आता है क्योंकि 17.7 के 5-6 एग्जाम्पल और 5-6 क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। तो आप सबको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटा पड़ा है कि पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हो गया स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला यूज। कितना आया आर? √2 आया। सॉल्व कर लिया बेटा? ओके, आर आ गया √2। अब क्या, अब तो एच भी पता है, आर भी पता है। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, r का होल स्क्वायर। ओपन द ब्रैकेट, मेक इट स्टैंडर्ड। ओके, कर रहे। तो इतना तो समझ आ रहा होगा कि यदि मैम हमें पुराने चैप्टर्स और बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो ना, तो मैथ में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते। इसके ब्रैकेट में आप भी लिख लो कि एक्सरसाइज 17.7 का यूज किया है। एनुअल तक, एग्जाम तक यदि कुछ दिमाग से निकलने लगा तो क्लिक हो जाएगा। ये 90 डिग्री क्यों है? 10th क्लास की थ्योरम यूज हुई है, व्हाई इट इज 90 डिग्री। पार्ट 2 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और एक चीज और सुनो, क्लास 12th चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पहले सर्कल की इक्वेशन लिखनी होगी, फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। यदि मेरी ये एक्सरसाइज वीक रह गई तो मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का गलत हो जाएगा, जो बोर्ड पूछता है। क्लास 12th में पहले क्या आना पड़ेगा बच्चे को लिखना? इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो इसी तरह शर्त देंगे कि सर्कल यहाँ है, इसे टच कर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, ऐसी कुछ शर्तें दे देंगे। तो आपको इस एक्सरसाइज की मदद से पहले इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखनी होगी, फिर उसे डिफरेंशिएट करके आगे काम होगा। तो मेरे इस साल भी 12th के कुछ बच्चे रो रहे हैं। जो बच्चा भी 11 से 20 बिल्कुल अपना बेस वीक लेके जाता है, वो 12th में रोता ही रोता है कि काश मैं 11th में पढ़ लेता। तो ये एक्सरसाइज बहुत सिंसियरली कर लो, 12th में चाहिए। सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सेस, दोनों एक्सेस को टच कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड रेडियस भी ए है। दोनों एक्सेस को भी टच कर रहा है, क्योंकि कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ना दोनों एक्सेस को टच करता हुआ सर्कल। तो इसलिए इन्होंने बताया रेडियस ए है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस ही हुए, अंडरस्टूड है जब टच कर रहा है। तो मेरा एच के कितना हो गया? कॉमन सेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, A, इन्होंने केवल रेडियस दिया और बच्चे की जनरल नॉलेज ने बता दिया कि कोई नहीं, तुम मत दो सेंटर, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सेंटर पता कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में
यदि ये और ये 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट है तो ये पॉइंट कितना हो जाता था। तो इन्होंने सेंटर का जिक्र नहीं किया, आप लोगों ने खुद सेंटर पता कर लिया। अब आपको सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है। फिर इक्वेशन लिखो, फॉर्मूला पहले, ओपन द ब्रैकेट, मेक इट स्टैंडर्ड। टाइम होता जा रहा है बेटा, मैं थर्ड पार्ट और डिस्कस कर लूं। सर्कल 3,6 से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। सर्कल 3,6 से पास हो रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस r, नहीं हो गया। देखो मैंने वही क्यों बनाया, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो ये सर्कल 3,6 से कैसे पास होगा बेटा। यदि मैं सर्कल यहां ले लेती तो ये सर्कल 3,6 से कैसे पास होगा। यदि मैं सर्कल यहां ले लेती तो ये भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, बट ये सर्कल, तो इन्होंने ये नहीं कहा सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी हमारी जनरल नॉलेज ने बताया कि तुम मत बताओ, हमें पता है जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और 3,6 से गुजर रहा है तो सर्कल पक्का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये इसी साल का एक्सपीरियंस है, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में दे दिया था। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेना था, रेडियस सेंटर। यदि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या लेती। मेरी पूरी क्लास ने r, से किया उस क्वेश्चन को, पूरी क्लास ने, 12th की। तो क्वाड्रेंट तो बहुत मायने रखता है, लिख के दिया था मैंने सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद r, से किया क्वेश्चन। तो प्लीज यदि क्वाड्रेंट नहीं पता होगा तो कैसे होगा। अब ना तो मुझे सेंटर पता है ना रेडियस पता है, लेकिन 3 h और r, तीन चीज नहीं चाहिए, केवल r चाहिए। क्या करूं। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या पर, हाँ वो तो ठीक है, बट इनके बीच की दूरी इन्होंने, हाँ आर हो जाएगी तो आर आ जाएगा। मतलब ये 3,6 तो इन्होंने बिल्कुल टॉप पे ले रखा है, हमें नहीं पता कहाँ होगा, बट आर विल बी अंडर द रूट r-3 का होल स्क्वायर। तो कितने अननोन, दो कहाँ बेटा, एक अननोन, अननोन कितने, केवल एक आर। और आर आते ही सेंटर आ गया, आर आते ही रेडियस आ गया, फिर सेंटर और रेडियस की जगह आर की वैल्यू भर देंगे। चलो बताओ फटाफट, आर क्या आ गया, स्क्वायरिंग बोथ 15 साइड। and 3. अच्छा, मुझे ना आदवी का वो बोल दे बेटे फटाफट से, क्वाड्रेटिक। एक मिनट में ये खोलने लगी, इसको मैं बीच में नहीं छोड़ रही, क्वाड्रेटिक बता दे। मैम मैंने तो ऐसे किया था, जो वाला फॉर्मूला था ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसमें ही फिल कर दिया था, उससे आर आ गया था। अच्छा वो भी ठीक है, r² - 18r, 9 और 6 15, 45 = 3। क्या आई आर की दो वैल्यूज, 15 and 3. 15 और 3, इससे भी वही फैक्टर बनेंगे आदवी का, 15 और 3। ओके मैम। तो रेडियस आ गया, अब रेडियस आ गया तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एग्जामिनर को बता दो, सेंटर 15,15 एंड सेंटर, तो दो आंसर आएंगे भाई, दो आंसर, एक 15,15 और 15 से, एक 3,3 और 3 से, दो आंसर्स आएंगे। पार्ट 3 में देयर शुड बी टू आंसर।
इफ द रेडियस इज 15 तो आंसर इतना, इफ रेडियस इज 3 तो आंसर इतना। सर्कल से कोई होमवर्क नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन का पेंडिंग काम पूरा कीजिए और स्ट्रेट लाइन के टेस्ट की तैयारी कीजिए। ये शायद बीच में छोड़ा है थर्ड पार्ट, ट्यूशन का टाइम हो गया, कर लेना पूरा जरूर। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू ओके मैम। बेटा, ओके बेटा, बाय।